नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धि एफएम में। एक ऐसी दुनिया जहां साधारण इंसान अपनी मेहनत, साहस और अटूट संकल्प के बल पर अमरत्व की राह पर निकल पड़ता है। यदि आपको कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट्स, इमॉर्टल वर्ल्ड्स, रहस्यमयी शक्तियां, प्राचीन रहस्य, शक्तिशाली कबीले, दिव्य युद्ध और रोमांच से भरपूर लंबी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन कल्टिवेशन नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो कहानियां मिलेंगी, जिन्हें आसान भाषा, दमदार नरेशन और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। हर एपिसोड आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां कमजोर नायक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अद्भुत अवसरों के सहारे महानतम साधक बनने की ओर बढ़ता है। तो अभी हमारे सिद्धि एफएम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय के साथ शक्ति बढ़ेगी, नए रहस्य खुलेंगे और रोमांच अपने चरम पर होगा। सिद्धि एफएम, जहां हर कहानी आपको अमरत्व की राह पर ले जाती है। डिंग, बधाई हो, होस्ट। आपने 9 अधोलोक शिकारी श्वान 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड प्राप्त किया है। पुरस्कार सिस्टम स्पेस में जारी कर दिया गया है। होस्ट किसी भी समय इसकी जांच कर सकता है। विशाल रूलेट चक्र से एक काले रंग का भेदिए जैसा जीव प्रकट हुआ और उसी के साथ सिस्टम की सूचना विक्रम के कानों में गूंज उठी। 9 अधोलोक शिकारी श्वान का शावक। ये सुनते ही विक्रम कुछ क्षण के लिए ठिठक गया, फिर उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक उभर आई। यद्यपि वह सबसे अधिक किसी साधना विधि की आशा कर रहा था, फिर भी आध्यात्मिक पालतू पशु जैसी वस्तु भी उसे बेहद पसंद आई। आखिर अपने पिछले जन्म में खेल खेलने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे कि एक शक्तिशाली पेट कितना महत्वपूर्ण होता है। साधना की इस दुनिया में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। यदि उसके पास एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक पशु हो जो उसके साथ विकसित हो सके, तो वह शक्ति और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। हालांकि उसने पहले कभी 9 अधोलोक शिकारी श्वान का नाम नहीं सुना था और न ही वह जानता था कि यह किस स्तर का दानवीय पशु है। लेकिन पिछली 3 लॉटरी के अनुभवों के कारण उसे सिस्टम पर पर्याप्त भरोसा हो चुका था। वह जानता था कि सिस्टम द्वारा दी गई वस्तुएं भले ही हर बार उपयोगी न हो, परंतु वे कभी भी बेकार नहीं होती। विक्रम ने अपनी चेतना सिस्टम स्पेस में स्थित उस श्वान पर केंद्रित की। तुरंत उसके सामने विस्तृत जानकारी उभर आई। आध्यात्मिक पालतू 9 अधोलोक शिकारी श्वान। रक्तरेखा स्तर, स्वर्ग श्रेणी मध्य स्तर। विवरण: प्राचीन युग का एक दुर्लभ और उग्र दैत्य पशु। इसके भीतर स्वर्ग श्रेणी मध्य स्तर की रक्तरेखा मौजूद है तथा इसमें प्राचीन सत्य आत्मा 9 अधोलोक की रक्तरेखा का एक अंश भी विद्यमान है। 500 वर्षों में यह अपनी चरम अवस्था तक पहुंचकर चौथे क्रम का दानवीय पशु बन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हिस। जानकारी पाते ही विक्रम ने गहरी सांस खींची। उसकी आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। स्वर्ग श्रेणी मध्य स्तर की रक्तरेखा और ऊपर से प्राचीन सत्य आत्मा की रक्तरेखा का अंश भी। यदि यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो सीधे चौथे क्रम का दानवीय पशु बन सकता है। साधना की दुनिया में केवल मानव जाति ही नहीं थी। पक्षी, पशु, कीट, वनस्पतियां और अन्य सभी जीव जो साधना करके स्वयं को विकसित कर सकते थे, सामूहिक रूप से यव अर्थात दानव कहलाते थे। लेकिन अधिकांश दानवीय जीवों की बुद्धि सीमित होती थी, इसलिए उन्हें प्रायः दैत्य पशु भी कहा जाता था। उनकी शक्ति का वर्गीकरण अत्यंत सरल था: प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम और पंचम क्रम। ये क्रम मानव साधकों के ची परिष्करण, नींव स्थापना, स्वर्ण कोर निर्माण, नवजात आत्मा, नासेंट सोल और देव रूपांतरण, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्तरों के समकक्ष माने जाते थे। मानव साधक आध्यात्मिक मूल और साधना विधियों के माध्यम से शक्तिशाली बनते थे। लेकिन दानवीय पशु अपनी रक्तरेखा के सहारे विकसित होते थे। उनकी रक्तरेखा जितनी उच्च होती, उनकी संभावनाएं उतनी ही अधिक होती। विक्रम के ज्ञान के अनुसार दानवीय रक्तरेखाएं 5 स्तरों में विभाजित थीं: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी और स्वर्ग श्रेणी। इन सबसे ऊपर थी पौराणिक सत्य आत्मा रक्तरेखा। निम्न श्रेणी की रक्तरेखा वाले दानवों को मिश्रित रक्तरेखा वाला भी कहा जाता था। यदि उन्हें कोई असाधारण अवसर प्राप्त न हो और उनकी रक्तरेखा शुद्ध या परिवर्तित न हो, तो वे जीवन भर प्रथम क्रम से आगे नहीं बढ़ सकते थे। मध्य श्रेणी रक्तरेखा वाले दानव सामान्यतः प्रथम क्रम तक पहुंचते और द्वितीय क्रम में प्रवेश करने की संभावना रखते थे। उच्च श्रेणी रक्तरेखा वाले दानव अपने चरम पर पहुंचकर प्रायः द्वितीय क्रम के हो जाते थे और तृतीय क्रम तक पहुंचने की संभावना रखते थे। पृथ्वी श्रेणी रक्तरेखा वाले दानव परिपक्व होने पर ही द्वितीय क्रम के हो जाते थे तथा चरम अवस्था में तृतीय क्रम तक पहुंचने की अत्यधिक संभावना रखते थे। जहां तक स्वर्ग श्रेणी रक्तरेखा का प्रश्न था, वे परिपक्व होते ही तृतीय क्रम के दानव बन जाते थे और चरम अवस्था में चतुर्थ क्रम तक पहुंच सकते थे। और विक्रम द्वारा प्राप्त यह 9 अधोलोक शिकारी श्वान तो और भी असाधारण था। न केवल इसकी रक्तरेखा स्वर्ग श्रेणी मध्य स्तर की थी, बल्कि इसके भीतर प्राचीन सत्य आत्मा 9 अधोलोक की रक्तरेखा का अंश भी विद्यमान था। इसलिए 500 वर्षों के भीतर इसका चौथे क्रम तक पहुंचना लगभग निश्चित था। चौथे क्रम का दानवीय पशु।
यानी मानव साधकों के नवजात आत्मा नैसेंट सोल स्तर के बराबर। विक्रम का हृदय तेजी से धकने लगा। उसे मौर्य परिवार के पुस्तकालय में पई गई जानकारी याद आ गई। जिस पाटलिपुत्र साधना जगत में वह रहता था, वहां शक्ति की सर्वोच्च सीमा नवजात आत्मा स्तर ही मानी जाती थी। पूरे पाटलिपुत्र में सबसे शक्तिशाली संगठन था स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। उसकी अगुवाई एक नवजात आत्मा स्तर के महामर द्वारा की जाती थी। उसके नीचे थे नीला बादल संप्रदाय, अस्ताचल संप्रदाय और रहस्यमयी आत्मा संप्रदाय। इन तीनों महान अमर संप्रदायों के पास भले ही नवजात आत्मा स्तर के साधक न हो, लेकिन उनके पास अनेक स्वर्णकोर स्तर के शक्तिशाली अमर थे। इनके बाद आते थे 2 प्रमुख संप्रदाय, 3 महान कुल और 8 विशाल शक्तियां। इन 8 शक्तियों में कम से कम एक स्वर्णकोर स्तर का साधक अवश्य होता था। जहां तक अरावली मौर्य परिवार जैसे कुलों का प्रश्न था, जिनकी अगुवाई केवल नींव स्थापना स्तर के साधक करते थे, उनकी संख्या तो बहुत थी, लेकिन वे इतिहास की पुस्तकों में दर्ज होने योग्य नहीं माने जाते थे। यदि यह 9 अधोलोक शिकारी श्वान सचमुच चौथे क्रम तक विकसित हो गया, तो पाटलिपुत्र के साधना जगत में मैं लगभग अजेय हो जाऊंगा। ये सोचकर विक्रम का मन रोमांच से भर उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर हिलाया। फिर भी परिष्करण स्तर का साधक अधिकतम 100 वर्ष जीवित रहता है। नींव स्थापना स्तर पर आयु लगभग 200 वर्ष तक पहुंचती है। केवल स्वर्णकोर स्तर के अमर ही 500 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। यदि मैं स्वयं नवजात आत्मा स्तर तक नहीं पहुंच पाया, तो इस श्वान का चौथे क्रम तक विकसित होना मेरे लिए अधिक अर्थ नहीं रखेगा। मानवों की तुलना में दानवीय पशुओं की आयु कई गुना अधिक होती है। उनके लिए 500 वर्षों में चौथे क्रम तक पहुंचना तेज विकास माना जाता था, लेकिन मनुष्यों के लिए 500 वर्ष अत्यंत लंबा समय था। यहां तक कि स्वर्णकोर स्तर के अमरों की आयु भी लगभग 500 वर्ष ही होती थी। भले ही वे दुर्लभ औषधियों और स्वर्गीय खजानों के सहारे अपनी आयु कुछ दशकों या अधिकतम 100 वर्षों तक बढ़ा लें, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। केवल नवजात आत्मा स्तर पर पहुंचने के बाद ही 1000 वर्षों से अधिक जीवन प्राप्त होता था। यदि इसकी चरम अवस्था 500 वर्षों में आती है, तो परिपक्व होने में 200-300 वर्ष से अधिक नहीं लगने चाहिए। परिपक्व अवस्था में ये तृतीय क्रम का दानव होगा, अर्थात स्वर्णकोर स्तर के बराबर, और लगभग 100 वर्षों में ये द्वितीय क्रम तक पहुंच जाएगा। ऐसा हो तो ये योजना बिल्कुल व्यावहारिक है। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि साधना जगत में पशुपालन और पशु नियंत्रण की अनेक विधियां मौजूद थीं। कई विशेष तकनीकें आध्यात्मिक पशुओं की वृद्धि को तेज भी कर सकती थीं। दानवीय पशुओं की वृद्धि सामान्यतः 4 चरणों में विभाजित होती थी: शैशवावस्था, विकासावस्था, परिपक्वता और चरमावस्था। फिलहाल ये 9 अधोलोक शिकारी श्वान केवल एक शावक था। 100 कलाओं में से एक कला थी पशुपालन कला। इसका उद्देश्य दानवीय पशुओं को प्रशिक्षित कर साधकों का सहयोगी बनाना था। हालांकि विक्रम को इसकी आवश्यकता नहीं थी। सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया ये श्वान जन्मजात रूप से उसके प्रति पुनर्तः निष्ठावान था। लेकिन पशुपालन की उन विधियों में अनेक ऐसी तकनीकें थीं जो आध्यात्मिक पशुओं के विकास को कई गुना तेज कर सकती थीं। जहां तक विक्रम को ज्ञात था, 3 महान अमर संप्रदायों में से एक रहस्यमयी आत्मा संप्रदाय विशेष रूप से आध्यात्मिक पशुओं के पालन पोषण और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। उस संप्रदाय का लगभग हर शिष्य किसी न किसी आध्यात्मिक पशु का स्वामी होता था। कुछ देर विचार करने के बाद विक्रम ने निर्णय लिया, फिलहाल जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में यदि अवसर मिला तो मैं पशुपालन कला अवश्य सीखूंगा। अभी के लिए इसे सामान्य रूप से ही पालना बेहतर होगा। लेकिन एक और समस्या थी, वह भी इस 9 अधोलोक शिकारी श्वान को सिस्टम स्पेस से बाहर नहीं निकाल सकता था। यदि किसी ने अचानक उसे देख लिया तो ये समझाना असंभव हो जाएगा कि उसे ये दुर्लभ दानवीय शावक कहां से मिला। वैसे भी मैं शीघ्र ही नश्वर संसार की यात्रा पर जाने वाला हूं। जब लौटूंगा तब इसे बाहर निकालूंगा और बस इतना कह दूंगा कि बच्चों की सुरक्षा और घर की रखवाली के लिए इसे खरीदा है। कुछ देर विचार करने के बाद विक्रम ने निर्णय ले लिया, फिलहाल शावक को सिस्टम स्पेस में ही रहने देना सबसे उचित होगा। आखिर सिस्टम के भीतर रखी गई वस्तुओं पर समय या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार उन्हें बाहर निकाल लिया जाए तो फिर उन्हें वापस सिस्टम स्पेस में रखना असंभव था। समय पंख लगाकर उठ गया और देखते ही देखते 3 महीने से भी अधिक समय बीत गया। इन 3 महीनों के दौरान विक्रम की 11वीं, 12वीं और 13वीं संतान का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इन तीनों बच्चों में किसी के भी भीतर आध्यात्मिक मूल स्पिरिचुअल रूट के कोई संकेत नहीं थे। अब विक्रम इस विषय को लेकर पूरी तरह निष्प्रिय हो चुका था। वह जानता था कि ऐसी चीजों को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी उसने संतान उत्पन्न करने के अपने प्रयासों को नहीं रोका। आखिरकार जितनी अधिक संतानें होंगी उतने ही अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तक वह संतानों की संख्या बढ़ाता रहेगा, देर सवेर किसी न किसी बच्चे में आध्यात्मिक मूल अवश्य प्रकट होगा और बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कार भी बढ़ते जाएंगे।
इन्हीं 3 महीनों में उसकी 2 और उपपत्नियां गर्भवती हुईं और दोनों अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थीं। 3 वर्षों के भीतर 3 पत्नियों और 6 उपपत्नियों के साथ विक्रम 13 बच्चों का पिता बन चुका था और अब 3 और बच्चे आने वाले थे। इस कारण अरावली घाटी में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। सभी जानते थे कि मौर्य परिवार ने एक ऐसा घर आजमाई पाया है जो ताबीज निर्माण में असाधारण प्रतिभाशाली है, लेकिन साथ ही स्त्रियों और संतानोत्पत्ति के प्रति उसका झुकाव भी अत्यधिक है। इसी दौरान सुरेश भी एक दिन विक्रम से मिलने आया। उसने अनौपचारिक बातचीत के दौरान आशा व्यक्त की कि विक्रम स्त्रियों के मोह में अधिक न फंसे और अपना अधिक ध्यान साधना तथा ताबीज निर्माण पर लगाए ताकि उसका जीवन व्यर्थ न जाए। ऐसी सलाह सुनकर विक्रम स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाने लगा, किंतु उसने ये भी कहा कि उसकी आध्यात्मिक जड़ें अत्यंत साधारण हैं, इसलिए इस जीवन में उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है और केवल इतना चाहता है कि उसका परिवार फले फूले, उसकी संतानों और पौत्रों की संख्या बढ़े। यदि भविष्य में उसकी कुछ संतानों में आध्यात्मिक मूल प्रकट हो जाएं, तो वह अपना संपूर्ण जीवन उन्हें विकसित करने में लगा देगा। सुरेश कुछ क्षणों तक उसकी बात सुनता रहा, फिर समझ नहीं पाया कि क्या कहे। इसके बाद उसने विक्रम को मौर्य परिवार का एक नियम बताया। परिवार के नियमों के अनुसार जिन बच्चों में 6 वर्ष की आयु तक आध्यात्मिक मूल नहीं पाया जाता, उन्हें नश्वर संसार में भेज दिया जाता है। अधिकतम रियायत देने पर भी उन्हें 10 वर्ष की आयु के बाद अरावली पर्वत पर रहने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि बिना आध्यात्मिक मूल वाले बच्चे अमृतत्व साधना नहीं कर सकते और अंततः केवल साधारण कार्यों तक सीमित रह जाते हैं। जिस प्रकार युवा गरुड़ को एक दिन आकाश में उड़कर तूफानों का सामना करना ही पड़ता है, उसी प्रकार ऐसे बच्चों को भी अपनी राह स्वयं बनानी होती है। उन्हें हमेशा अपने पास रखकर केवल उनके विकास में बाधा ही उत्पन्न होगी। हालांकि मौर्य परिवार की नश्वर संसार में भी पर्याप्त शक्ति और संपत्ति थी। वहां परिवार की शाखाएं थीं जो इन बच्चों को आरामदायक और समृद्ध जीवन प्रदान कर सकती थीं। यदि विक्रम चाहे तो भविष्य में उसके बच्चों को भी मौर्य परिवार की नश्वर शाखाओं में भेजा जा सकता था। ये सुनकर विक्रम का हृदय भारी हो गया। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह इस संसार के नियमों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था। 6 वर्ष की आयु में बच्चों को अपने से दूर भेज देने की बात उसके लिए सहज नहीं थी। आखिरकार उसकी 13 संतानों में केवल एक ही बच्चा ऐसा था जिसके पास आध्यात्मिक मूल था, लेकिन वह ये भी जानता था कि सुरेश की बात गलत नहीं थी। बिना आध्यात्मिक मूल वाले बच्चों को अपने पास बांधे रखना उनके भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। माता पिता का कर्तव्य केवल संरक्षण देना नहीं, बल्कि सही समय पर उन्हें स्वतंत्र उड़ान भरने देना भी है। इसलिए विक्रम ने निश्चय किया कि बच्चों के कुछ बड़े होने पर वह उन्हें नश्वर संसार में भेजेगा। वह चाहता था कि वे स्वयं संसार को देखें, समझें और अपने अनुभवों से सीखें। इससे पहले वह नितिन को बुलाकर अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने की योजना बना चुका था। इससे न केवल उनके शरीर मजबूत होंगे, बल्कि नश्वर संसार में आने वाले खतरों से बचने के लिए उन्हें आत्मरक्षा की क्षमता भी प्राप्त होगी। आखिर केवल साधना जगत ही खतरनाक नहीं था, नश्वर संसार भी संघर्षों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। वह हर समय अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता था। बेशक उसके मन में कुछ स्वार्थ भी था। वह आशा करता था कि बच्चों के युद्धकला अभ्यास से उसे भी प्रणाली के माध्यम से शक्ति में कुछ लाभ प्राप्त होगा, और भविष्य में जब उसकी संतानों की जड़ें नश्वर संसार में गहरी हो जाएंगी, तब वे मौर्य परिवार की एक नई शाखा स्थापित कर सकेंगे, एक ऐसा युद्धकला परिवार। यदि उस शाखा में कभी किसी बच्चे में आध्यात्मिक मूल जागृत हो तो उसे विक्रम के पास साधना के लिए भेजा जा सकता था। वास्तव में अधिकांश साधना परिवार इसी मॉडल पर चलते थे, जहां नश्वर संसार और साधना जगत दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर साथ विकसित होते थे। उसी दिन अपने साधना कक्ष के भीतर विक्रम पद्मासन लगाकर बैठा हुआ था। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं, जिससे उसके वस्त्र बिना हवा के भी फफड़ा रहे थे। कुछ देर बाद ची परिशोधन का 3य स्तर। आखिरकार समय सीमा समाप्त होने से पहले मैं सफल हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पहले स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में उसे पूरे 1 वर्ष और 4 महीने लगे थे, लेकिन दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक पहुंचने में केवल 10 महीने लगे। इस अद्भुत प्रगति का कारण केवल अरावली घाटी की द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक नस नहीं थी। उसके 7वें पुत्र अर्णव के आध्यात्मिक मूल से प्राप्त प्रतिभा वृद्धि और बेहतर साधना संसाधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसे हर महीने 10 आध्यात्मिक पत्थर, 30 जिन आध्यात्मिक चावल और 1 बोतल पीले ड्रैगन की गोलियां प्राप्त होती थीं। उसके बच्चे अभी छोटे थे और उन पर खर्च लगभग न के बराबर था। उसकी पत्नियों को भी किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह अपने अधिकांश संसाधन स्वयं की साधना पर खर्च कर सकता था। यद्यपि वह जानता था कि उसकी प्रतिभा साधारण है और केवल व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत दूर तक पहुंचना कठिन होगा, फिर भी वह ढिलाई नहीं बरत सकता था, क्योंकि जब तक उसकी संतानें बड़ी होकर सफल नहीं हो जाती, तब तक उसे अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना होगा।
और वैसे भी उसकी 13 संतानों में केवल अर्णव के पास आध्यात्मिक मूल था, वह भी निम्न श्रेणी का। इस समय उसे एक पिता के रूप में स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करना था। 3 वर्ष हो गए, अब अंततः मैं यात्रा पर निकलने वाला हूँ। विक्रम उठकर खड़ा हुआ और अपने वस्त्र व्यवस्थित किए। वह कांस्य दर्पण के सामने गया और स्वयं को देखने लगा। जो चेहरा पहले साधारण और सामान्य था, अब उसमें तीक्ष्ण और स्पष्ट रेखाएं उभर आई थीं। उसकी पहले की सांवली त्वचा अब उजली और कोमल हो चुकी थी। उसका व्यक्तित्व पहले की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। जैसा कि कहा जाता है, वस्त्र व्यक्ति की पहचान को निखार देते हैं। उसने हल्के हरे रंग का लंबा चोगा पहन रखा था, जो उसके लंबे और संतुलित शरीर पर अत्यंत सुंदर लग रहा था। उसके शांत और विद्वत्तापूर्ण चेहरे, ऊंचे कद और आत्मविश्वास से भरे आचरण ने उसे एक स्वाभाविक कुलीनता प्रदान कर दी थी। 3 वर्ष पहले का विक्रम और आज का विक्रम दोनों मानो बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। ये परिवर्तन केवल अमर अनुग्रह कला की साधना का परिणाम नहीं था। उसकी शारीरिक परिपक्वता, आरामदायक जीवन, पूर्वजन्म की स्मृतियों का जागरण, प्रणाली की प्राप्ति और मानसिकता में आए परिवर्तन, इन सब ने मिलकर उसे पूरी तरह बदल दिया था। दर्पण में स्वयं को देखकर विक्रम हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पत्नियों को सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए नश्वर संसार की यात्रा पर जा रहा है। यह विषय पहले ही परिवार में चर्चा का हिस्सा बन चुका था और उसने मौर्य परिवार से भी अनुमति प्राप्त कर ली थी। मौर्य परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुमति दे दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने पूछा था कि क्या उसे सुरक्षा के लिए किसी को साथ भेजने की आवश्यकता है। पिछले 6 महीनों में विक्रम ने ताबीज निर्माण से जुड़े सभी कार्य उत्कृष्ट रूप से पूरे किए थे। उसके प्रदर्शन ने मौर्य परिवार के वरिष्ठों को और भी अधिक प्रभावित किया था। किंतु विक्रम ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वह केवल कुछ मित्रों से मिलने और घर के कुछ कार्य निपटाने जा रहा है। सुरक्षा के लिए किसी का साथ होना लाभदायक अवश्य था, लेकिन इससे कई असुविधाएं भी उत्पन्न होती। इसलिए परिवार ने उसे एक आवागमन टोकन दिया और यात्रा में सावधान रहने की सलाह दी। अपना पहले से तैयार सामान वस्त्रों के भीतर सुरक्षित रखने के बाद विक्रम अरावली पर्वत निवास पहुंचा और नितिन के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। नितिन अपनी गोद में 3 महीने की बच्ची लिए खड़ा था। मुझे लगा था तुम्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा और तुम नहीं आ पाओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक सफलता के बेहद करीब था, इसलिए यात्रा को कुछ समय के लिए टालना पड़ा। विक्रम ने उत्तर दिया। क्या तुम ची परिशोधन के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हो? नितिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस दौरान विक्रम ने साधना के साथ साथ सभी मूलभूत मंत्रों में भी महारत हासिल कर ली थी। अग्नि गोला मंत्र, पवन नियंत्रण मंत्र, वस्तु नियंत्रण मंत्र, आभा छिपाने की कला, आत्मिक नेत्र और ध्वनि संचार मंत्र। और अभी वह अपनी आध्यात्मिक आभा को छिपाने की कला का प्रयोग कर रहा था। इसी कारण नितिन उसकी वास्तविक साधना नहीं पहचान पाया था। हाँ, सफलता मिलते ही मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। विक्रम ने सिर हिलाया। अद्भुत, तुम तो सचमुच मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों की बराबरी करने लगे हो। नितिन आश्चर्य से बोला। जब वे दोनों साधना के प्रथम और द्वितीय स्तर पर थे, तब नितिन हमेशा विक्रम से आगे रहता था। लेकिन अब स्थिति उलट चुकी थी। वह अभी भी दूसरे स्तर की चरम सीमा पर था, जबकि विक्रम तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। ये सोचकर उसके मन में ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों उत्पन्न हुई। ये सब बाहरी संसाधनों का प्रभाव है। तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन होगा, विक्रम ने हाथ हिलाते हुए कहा। वह अपनी वास्तविक स्थिति भली भांति जानता था। यदि वह हर महीने पीले ड्रैगन की गोलियां न लेता और अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर आध्यात्मिक सब्जियों, चाय और दैत्य पशुओं के मांस पर खर्च न करता, तो इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करना असंभव था। अन्यथा उसे कम से कम 1 वर्ष और लग जाता। मुझे विश्वास है कि यह भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। नितिन मुस्कुराया। तो फिर चलें, उसने सीधे पूछा। मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम्हें कुछ और तैयारी करनी है? विक्रम ने कहा। मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ, नितिन ने उत्तर दिया। इसके बाद वह बच्ची को पिछवाड़े ले गया, जहां उसने उसे अपनी नई उपपत्नी के हवाले किया, और फिर दोनों मित्र साथ साथ यात्रा पर निकल पड़े। अंकल अमरप्रीत से 2 आध्यात्मिक घोड़े किराए पर लेने और एक नक्शा खरीदने के बाद विक्रम और नितिन अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गए। अन्यथा उनके लिए थंडरफॉल काउंटी तक पहुंच पाना ही एक बड़ी समस्या बन जाता। ये आध्यात्मिक घोड़े वही नस्ल के थे जिन पर सवार होकर वे पहली बार अरावली पर्वत आए थे। जहां तक नक्शे की बात थी, वह पूरे पाटलिपुत्र राज्य का विस्तृत मानचित्र था। पाटलिपुत्र का भूभाग अत्यंत विशाल था, जो 9 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत के अधीन 9 काउंटी, प्रत्येक काउंटी के अधीन 9 प्रीफेक्चर और प्रत्येक प्रीफेक्चर के अंतर्गत असंख्य गांव आते थे। यद्यपि अरावली पर्वत जैसी आध्यात्मिक भूमि पाटलिपुत्र राज्य के प्रत्यक्ष प्रशासन में नहीं आती थी, फिर भी उसे राज्य की सीमाओं के भीतर ही माना जाता था। विक्रम और नितिन जिस थंडरफॉल काउंटी की ओर जा रहे थे, वह मायापुरी प्रांत के अधीन एक विशाल काउंटी थी। विक्रम का जन्मस्थान भी उसी थंडरफॉल काउंटी में था।
हालांकि वह केवल स्नोफॉल काउंटी के निर्वाणा प्रीफेक्चर के अंतर्गत स्थित एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। नक्शे पर मार्ग की जांच करने के बाद दोनों अपने अपने आध्यात्मिक घोड़ों पर सवार हुए और यात्रा पर निकल पड़े। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अरावली पर्वत से बाहर निकलते ही नितिन भावुक हो उठा। कभी वह सांसारिक जगत में एक प्रतिष्ठित युवक और वीर योद्धा था, जबकि आज वह एक घर अजमाए अमर साधक बन चुका था। हाँ, सचमुच 3 वर्ष बीत गए। पता नहीं विराज, तोमर और बाकी लोग अब कैसे होंगे, विक्रम ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके मन में 3 वर्ष पूर्व की स्मृतियां उभर आई, अमर संप्रदाय की परीक्षा, पूर्वजन्म की यादों का जागरण और फिर मौर्य परिवार का दामाद बन जाना। कुल मिलाकर इन 3 वर्षों में अपने विकास से वह अत्यंत संतुष्ट था। विराज तो थंडरफॉल मार्क्विस महल में पैदा हुआ था, तब ही उसकी शक्ति चिशोधन के 3य स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब तक तो वह 4थे स्तर में प्रवेश कर चुका होगा। और तोमर तथा साक्षी दोनों नीला बादल संप्रदाय में साधना कर रहे हैं। वे भी शायद चिशोधन के 3य या 4th स्तर तक पहुंच गए होंगे। जहां तक स्नेहा की बात है, उसके पास 4 आध्यात्मिक मूल थे। 3 वर्षों में उसने कितनी प्रगति की होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। नितिन ने नीले आकाश की ओर देखते हुए कहा। उन 6 लोगों में विराज सबसे पहले साधना से परिचित हुआ था और शुरुआत में ही चिशोधन के 3य स्तर की शक्ति रखता था। हालांकि उसके पास 8 आध्यात्मिक मूल थे, इसलिए संसाधनों के बावजूद 3 वर्षों में उसकी प्रगति बहुत अधिक नहीं हो सकती थी। दूसरी ओर तोमर और साक्षी के पास क्रमशः 7 और 6 आध्यात्मिक मूल थे। भले ही वे नीला बादल संप्रदाय जैसे अमर संप्रदाय में साधना कर रहे हों, फिर भी इतनी कम अवधि में अत्यधिक प्रगति कर लेना आसान नहीं था। केवल स्नेहा ही ऐसी थी जिसकी प्रगति का अनुमान लगाना कठिन था। उसके 4 आध्यात्मिक मूल उसे बाकी सबसे अलग बनाते थे। कुछ देर बाद नितिन अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी झलक रही थी। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत कारण समझ गया। नितिन ऊपर से भले ही सहज और उदार दिखता हो, पर भीतर से वह अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति था। ये स्वाभाविक भी था, आखिर वह कभी क्रिम्सन वेल गैंग का उपनेता रह चुका था और कम उम्र में ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया का प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन अब उन्हीं 6 लोगों में जो एक साथ अमरता के मार्ग पर चले थे, उसकी प्रगति सबसे धीमी प्रतीत हो रही थी। इसके अतिरिक्त मौर्य परिवार के साथ उसका 50 संतानों का अनुबंध भी उसके मन पर भारी बोझ की तरह था। विक्रम ने कुछ क्षण सोचकर कहा, नितिन, फिलहाल मौर्य परिवार की बातों को लेकर इतना परेशान मत हो। संतानों का मामला कुछ वर्षों बाद देखेंगे। जैसे जैसे मेरी ताबीज निर्माण कला बेहतर होगी, मैं कुलपति से बात करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी कम करवाने का प्रयास करूंगा। उसकी आवाज गंभीर थी। विक्रम के पास अधिक संतान, अधिक सौभाग्य प्रणाली थी। उसके लिए 50 क्या 100, 200 या 1000 संतानों का होना भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन नितिन के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी। उसके लिए 50 संतानों का भार वास्तव में बहुत बड़ा था। यह न केवल उसकी साधना को प्रभावित करता था, बल्कि भविष्य में मौर्य परिवार छोड़ने पर वे बच्चे उसके साथ भी नहीं जा सकते थे। एक मित्र और भाई होने के नाते यदि विक्रम उसकी सहायता कर सकता था तो अवश्य करता। हालांकि वर्तमान में वह केवल प्रथम श्रेणी का निम्न स्तरीय ताबीज गुरु था और उसका प्रभाव सीमित था। उसने मन ही मन तय कर रखा था कि जब वह प्रथम श्रेणी का मध्यम स्तरीय ताबीज गुरु बन जाएगा, तब अपनी बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के बल पर नितिन की समस्या हल कराने का प्रयास करेगा। नितिन कुछ देर मौन रहा, फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस विषय में तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हमारे बीच ऐसी बातें करने से रिश्ता पराया लगता है। और वैसे भी, मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए। कौन सी मदद? नितिन ने भावुक होकर पूछा। विक्रम ने कहा, इस बार मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं ला सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में क्रिम्सन वेल गैंग मेरे परिवार का ध्यान रखे। वह जानता था कि एक दिन उसे मौर्य परिवार छोड़ना ही होगा। वह हमेशा दूसरों के आश्रय में नहीं रह सकता था, लेकिन अपने परिवार को भी वह पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकता था। इसी कारण उसने नितिन और उसके परिवार की क्रिम्सन वेल गैंग के बारे में सोचा। उसे अधिक कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना कि उसका परिवार जीवन भर सुख और समृद्धि से रह सके। इतनी सी बात। नितिन हंस पड़ा। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं कभी क्रिम्सन वेल गैंग का उपनेता था। भले ही वर्षों से घर से दूर हूं, लेकिन मेरे पिता अभी भी उसके नेता हैं। ये काम बिल्कुल कठिन नहीं होगा। विक्रम ने संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, और मेरे इतने बच्चे हैं, उनमें से सभी तो साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बच्चे साधना नहीं कर सकेंगे, उन्हें भविष्य में तुम मार्शल आर्ट्स सिखाओ। नितिन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये तो बिल्कुल संभव है, लेकिन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास बहुत कठिन होता है। क्या तुम अपने बच्चों को इतनी कठिनाई सहने दोगे? विक्रम हंस पड़ा। उस समय मैं उनकी इच्छा का सम्मान करूंगा। और फिर थोड़ी सी कठिनाई से क्या डरना।
वह कभी अपने बच्चों को जबरदस्ती किसी राह पर नहीं चलाएगा, लेकिन उन्हें अत्यधिक लाड प्यार में बिगाड़ेगा भी नहीं। उसके लिए ये शुरुआती बच्चे उसके भावी परिवार की नींव थे, इसलिए वह चाहता था कि वे सही मार्ग पर चलें और अपने जीवन में सफल हों। यही सोचकर दोनों मित्र यात्रा करते हुए बातें करते रहे। रात होने पर वे बारी बारी से पहरा देते ताकि किसी भी अप्रत्याशित खतरे से सुरक्षित रह सकें। चिशोधन के तृतीय स्तर में सफलता प्राप्त करने के कारण विक्रम और नितिन की यात्रा कुछ दिनों के लिए टल गई थी। 3 वर्ष की निर्धारित समय सीमा छूट जाने के भय से दोनों ने पूरी यात्रा के दौरान दिन रात बिना रुके तेजी से सफर किया। केवल 19 दिनों में वे अरावली पर्वत से निकलकर थंडरफॉल काउंटी पहुंच गए। रास्ता आश्चर्यजनक रूप से शांतिपूर्ण रहा। उन्हें केवल कुछ जंगली पशु पक्षी मिले, पर कोई वास्तविक खतरा सामने नहीं आया। जब वे थंडरफॉल काउंटी पहुंचे तब तक आकाश पर अंधकार छा चुका था। तो यही है थंडरफॉल काउंटी। शहर को देखते ही विक्रम की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। ये स्थान उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल, समृद्ध और भव्य था। पूरा नगर किसी प्राचीन महादैत्य की भांति धरती पर पसरा हुआ प्रतीत हो रहा था। शहर के भीतर असंख्य दीपक और लालटेन ऐसे चमक रहे थे मानो रात को दिन में बदल दिया गया हो। दूर दूर तक फैले आवास, ऊंची इमारतें और व्यापारिक प्रतिष्ठान लोगों की चहल पहल से गूंज रहे थे। सड़कों पर लोगों का निरंतर आवागमन था। भीड़ किसी बहती नदी की धारा जैसी दिखाई दे रही थी। दूर क्षितिज पर कई विशाल और भव्य भवन अंधकार के बीच भी अपनी गरिमा प्रदर्शित कर रहे थे। लगता है इस संसार का लौकिक जगत मेरी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध है, विक्रम ने नगर की रौनक देखते हुए भावुक स्वर में कहा। स्मृतियां जागृत होने से पहले वह केवल एक साधारण किसान का पुत्र था। उसने अपने जीवन में सबसे दूर स्नोफॉल काउंटी तक ही यात्रा की थी। थंडरफॉल काउंटी की तो बात ही छोड़िए, वह कभी निर्वाणा प्रीफेक्चर तक भी नहीं गया था, जो स्नोफॉल काउंटी से ऊपर का प्रशासनिक क्षेत्र था। यही कारण था कि इतने विशाल नगर को देखकर उसे वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसा किसी गांव के युवक को पहली बार किसी महानगर में पहुंचकर होता है। शहर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने कुछ लोगों से रास्ता पूछा और अंततः थंडरफॉल टावर के सामने पहुंच गए। ये वास्तव में थंडरफॉल काउंटी का सबसे बड़ा भोजनालय कहलाने योग्य था। 10 झांग से भी अधिक ऊंची यह इमारत दूर से ही अद्भुत वैभव बिखेर रही थी। मुख्य द्वार के ऊपर जैद से निर्मित एक विशाल रुई लटका हुआ था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में थंडरफॉल टावर अंकित था। चारों ओर की छतों से बड़ी बड़ी लाल लालटेनें लटक रही थीं और दीवारों पर सुंदर पर्वतों, नदियों तथा रमणियों के रंगीन चित्र बने हुए थे। नितिन आगे बढ़ा और द्वारपाल को बताया कि वे विराज से मिलने आए हैं। द्वारपाल पहले से ही निर्देश प्राप्त कर चुका था। उसने तुरंत भीतर जाकर सूचना दी। कुछ ही क्षण बाद रेशमी वस्त्र पहने एक लंबा और प्रभावशाली युवक बाहर निकला। वह विराज था। भाई नितिन, भाई विक्रम। उन्हें देखते ही विराज ने गर्मजोशी से अभिवादन किया, किंतु जब उसकी दृष्टि विक्रम पर पड़ी तो वह कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया और उसे बार बार देखने लगा। 3 वर्षों में विक्रम का रूप और स्वभाव दोनों ही अत्यधिक बदल चुके थे। क्या बात है विराज, मुझे पहचानने में कठिनाई हो रही है क्या? विक्रम ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। यदि भाई नितिन आपके साथ न होते तो शायद मैं एक पल के लिए विश्वास ही न कर पाता कि आप वही विक्रम हैं। विराज ने सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, मैं तो हर कुछ महीनों में इससे मिलता रहता हूँ, फिर भी हर बार लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव आ गया है। तुम्हारा तो 3 वर्षों बाद सामना हुआ है। नितिन ने भी मुस्कुराकर कहा, सचमुच भाई विक्रम, आपके साथ आखिर हुआ क्या है? आप तो पूरी तरह बदल गए हैं, जबकि भाई नितिन लगभग पहले जैसे ही हैं। विराज ने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर तुरंत कहा, यह बातें करने की जगह नहीं है। मैंने पहले से ही कमरे और निजी कक्ष की व्यवस्था कर रखी है। आप दोनों लंबी यात्रा करके आए हैं। पहले ऊपर चलिए, विश्राम कीजिए और स्वयं को तरोताजा कीजिए। स्नेहा, साक्षी और तोमर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनके आने की संभावना है। बात करते हुए वह दोनों को भीतर ले गया। थंडरफॉल टावर का आंतरिक भाग और भी अधिक शानदार था। स्वर्णिम स्तंभ, रंग बिरंगे नक्काशीदार बीम और बीचों बीच बनी घुमावदार सीढ़ियां भवन को राजमहल जैसा स्वरूप दे रही थीं। तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए 9वीं मंजिल तक पहुंचे। वहां एक सुरुचिपूर्ण निजी कक्ष था, जिसकी खिड़की से पूरे नगर की रात्रिकालीन छटा स्पष्ट दिखाई देती थी। बैठने के बाद विराज ने स्वयं चाय परोसी और पूछा, भाई नितिन, भाई विक्रम, इन 3 वर्षों में अरावली पर्वत की मौर्य फैमिली में आपका जीवन कैसा रहा? ठीक ठाक, नितिन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं लगी। किसी तरह गुजर रहा है, विक्रम ने भी शांत स्वर में कहा। यदि यह बात भाई नितिन कहते तो मैं मान लेता, लेकिन भाई विक्रम, आपकी बात पर विश्वास करना कठिन है। विराज हंस पड़ा। इन वर्षों में लोगों से व्यवहार करते करते मेरी नज़र काफी तेज हो गई है। यदि मैं आपको पहले से न जानता होता तो आपको किसी महान अमर वंश के युवा स्वामी समझ बैठता। और यह जो आपके शरीर पर वस्त्र हैं, ये स्पष्ट रूप से साधारण कपड़े नहीं, बल्कि एक ताववादी चोगा है।
इसलिए मुझे लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। क्या अब आप मुझे मित्र नहीं मानते? उसके चेहरे पर बनावटी उदासी दिखाई दी। विक्रम हल्का मुस्कुराया। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा भाई विराज। सच यह है कि मौर्य फैमिली में मुझे ताबीज निर्माण की प्रतिभा मिली। अब मैं एक ताबीज निर्माता बन चुका हूं, इसलिए जीवन की परिस्थितियां काफी अच्छी हैं। ये सुनते ही विराज की आंखें फैल गईं। क्या कहा? केवल 3 वर्षों में आप ताबीज निर्माता बन गए? उसने आश्चर्य से गहरी सांस ली। भाई विक्रम, मैं आपको चाय के स्थान पर सम्मान का जाम अर्पित करता हूं। ये कहते हुए उसने चाय का प्याला उठा लिया। आप आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अभी केवल प्रारंभिक स्तर का ताबीज निर्माता हूं। विक्रम ने भी मुस्कुराकर अपना प्याला उठा लिया। थंडरफॉल काउंटी का शासक थंडरफॉल मार्क्वेस था, जो विराज का पिता था। लौकिक संसार में उसका स्थान अत्यंत ऊंचा था, किंतु 3 वर्ष पहले की तुलना में आज विराज का व्यवहार कहीं अधिक विनम्र और परिपक्व प्रतीत हो रहा था। मेरी स्थिति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसकी तुलना भाई विक्रम की प्रतिभा से नहीं की जा सकती। विराज ने सिर हिलाया। केवल 3 वर्षों में प्रारंभिक ताबीज निर्माता बन जाना यह सिद्ध करता है कि आपकी प्रतिभा असाधारण है। भविष्य में आपके द्वितीय श्रेणी के ताबीज निर्माता बनने की संभावना भी बहुत अधिक है। उसके शब्द पूरी तरह ईमानदार लग रहे थे। विक्रम को यह सुनकर स्वाभाविक संतोष महसूस हुआ। उसे स्मरण था कि 3 वर्ष पूर्व विराज के स्वभाव में हल्का सा अभिमान झलकता था। हालांकि वह कभी किसी का अपमान नहीं करता था, पर उसके शब्दों और व्यवहार में श्रेष्ठता का भाव स्पष्ट दिखाई देता था। आज वही युवक इतना विनम्र और आत्मीय हो गया था। इस परिवर्तन ने विक्रम के मन में एक सुखद अनुभूति उत्पन्न कर दी। इसके बाद विराज के सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों खुलकर बातचीत करने लगे। पुराने मित्रों की तरह वे अपने बीते वर्षों के अनुभव साझा करते रहे। इस प्रकार विराज की उदार मेहमाननवाजी में विक्रम और नितिन ने थंडरफॉल टॉवर में 3 दिन बिताए। 3 दिन बाद स्नेहा, साक्षी और तोमर भी थंडरफॉल टॉवर पहुंच गए। समाचार मिलते ही विक्रम, नितिन और विराज उनका स्वागत करने नीचे उतर गए। सीढ़ियों से नीचे आते ही उन्होंने तीनों को देखा। भाई नितिन, युवा स्वामी विराज, और क्या आप विक्रम हैं? सामने से आती स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वह बर्फ जैसी श्वेत पोशाक पहने हुए थी। उसका अंडाकार चेहरा अत्यंत सुंदर था और उसकी मुस्कान वसंत की मधुर हवा जैसी सुकून देने वाली लग रही थी। उसकी सहज और उज्ज्वल मुस्कान आसपास के वातावरण को भी प्रसन्नता से भर रही थी। उसके बगल में खड़ी साक्षी ने केवल हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसने हरे रंग का लंबा परिधान पहन रखा था और बालों को सरलता से पीछे बांध रखा था। उसकी सुंदरता चौंका देने वाली नहीं थी, बल्कि सौम्य और शालीन थी। विशेषकर स्नेहा जैसी अनुपम सुंदरी के साथ खड़े होने पर वह मानो हरे पत्ते की तरह पृष्ठभूमि में विलीन हो जाती थी। किंतु उसकी गोरी त्वचा, पतली कमर और लंबी टांगें किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थीं। भाई विक्रम, भाई नितिन, युवा स्वामी विराज, तोमर ने भी आगे बढ़कर सभी का अभिवादन किया। दोनों युवतियों की तुलना में उसकी उपस्थिति साधारण थी। भूरे रंग का वस्त्र, थोड़ा सांवला रंग, न अधिक लंबा न अधिक छोटा, न अधिक मोटा न अधिक पतला, वह भीड़ में आसानी से घुल मिल जाने वाला सामान्य युवक प्रतीत हो रहा था। थंडरफॉल टॉवर। 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विक्रम, नितिन, विराज, तोमर, स्नेहा और साक्षी एक बार फिर थंडरफॉल टॉवर में एकत्र हुए। इन 3 वर्षों में वे सभी साधारण मनुष्यों से साधना पथ के यात्रियों में बदल चुके थे। समय ने केवल उनकी शक्तियों को ही नहीं, बल्कि उनके स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व को भी गहराई से परिवर्तित कर दिया था। मिस स्नेहा, अमर साधकों की दुनिया में शक्ति का ही सम्मान होता है। यहाँ मुख्य आसन पर आपको ही बैठना चाहिए, विराज ने उत्साहपूर्वक कहा। हालांकि उसके स्वर में अब वह आकर्षण और मोह नहीं था जो 3 वर्ष पहले हुआ करता था। अब उसकी गर्मजोशी केवल एक सच्चे मित्र की आत्मीयता थी। वह भली भांति जानता था कि अब वह स्नेहा के योग्य नहीं रहा। 3 वर्ष पहले भी वह उससे बहुत पीछे था और आज तो उनके बीच का अंतर और भी बढ़ चुका था। यदि वह अब भी उसके पीछे भागता तो मित्रता भी खो देता और स्वयं को हास्यास्पद बना बैठता। यदि आप ऐसा कहते हैं युवा स्वामी विराज, तो मैं अधिक संकोच नहीं करूंगी। स्नेहा ने हल्की झिझक के बाद मुस्कुराते हुए मुख्य आसन ग्रहण कर लिया। 3 वर्ष पहले वह चंचल और स्पष्टवादी थी। समय के साथ उसका स्वभाव नहीं बदला था, लेकिन अब उसमें एक स्वाभाविक गरिमा और परिपक्वता जुड़ गई थी। उसी समय तोमर ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा परिवर्तन तो अविश्वसनीय है। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। युवा स्वामी विराज से सुना कि तुम और भाई नितिन दोनों किसी साधक परिवार के घर जमाई बन गए हो। लगता है तुम्हारा जीवन काफी अच्छा चल रहा है। तोमर का स्वर हमेशा की तरह सहज और मित्रतापूर्ण था। 6 लोगों के समूह में पहले भी स्नेहा और नितिन की अच्छी बनती थी, क्योंकि स्नेहा को युद्धकला और मार्शल आर्ट्स में गहरी रुचि थी। वहीं विक्रम और तोमर की पृष्ठभूमि तथा स्वभाव काफी मिलते जुलते थे, इसलिए उनकी मित्रता भी विशेष थी। अब हम सब साधक बन चुके हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो स्वाभाविक है।
विक्रम हंसते हुए बोला, यद्यपि उसके रूपांतरण का मुख्य कारण उसकी साधना पद्धति थी, लेकिन उस तकनीक के अनुसार यह सब उसकी मजबूत नींव का परिणाम माना जाता था, इसलिए उसे कोई संकोच नहीं था। ये थोड़ा बहुत नहीं है। तोमर ने सिर हिलाया, तुम्हारा परिवर्तन तो मुझसे भी कहीं अधिक है। स्नेहा ने मुस्कुराकर छेड़ा, कहते हैं कि स्त्रियां 18 बार रूप बदलती हैं, क्या पुरुष 20 बार बदलते हैं? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। 3 वर्ष पहले ही स्नेहा एक अनुपम सुंदरी थी। आज 3 वर्ष बाद उसकी सुंदरता और भी निखर चुकी थी। उसकी हर मुस्कान और हर भाव मानो लोगों के हृदय को मोह लेने की क्षमता रखता था। विक्रम, जिसके घर में पहले से 9 उपपत्नियां थीं, भी अनायास उसकी ओर कुछ अतिरिक्त क्षणों तक देखता रह गया। लेकिन उसका आकर्षण केवल स्नेहा की सुंदरता तक सीमित नहीं था। स्नेहा के पास चतुर्थ श्रेणी की आध्यात्मिक जदें थीं। यदि कभी वह उसके बच्चों की मां बनती, तो आध्यात्मिक जदों वाले बच्चों के जन्म की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती। यहां तक कि मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जदों वाले उत्तराधिकारी भी जन्म ले सकते थे। किंतु विक्रम ये भी जानता था कि यह केवल एक सुंदर कल्पना भर है। नीला बादल संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली शिष्या, जिसके पास चतुर्थ श्रेणी की आध्यात्मिक जदें हों, उसके साथ परिवार बसाए, ये लगभग असंभव था। फिलहाल ये केवल स्वप्नों में ही संभव था। जब स्त्रियां 18 बार बदल सकती हैं, तो पुरुष 20 बार क्यों नहीं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसकी आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। सिस्टम प्राप्त करने के बाद उसके भीतर एक विशेष आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। अब वह किसी के सामने स्वयं को कमतर नहीं समझता था। तुम्हारे पास प्रतिभा है, मेरे पास सिस्टम है। तुम्हारे पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, मेरे पास सिस्टम है। तुम्हारे पास महान शक्ति है, मेरे पास भी सिस्टम है। इसलिए उसके लिए सभी लगभग समान थे। तुम्हारे पास प्रतिभा और अवसर हैं, तो मेरे पास भी एक ऐसा सहारा है जो भविष्य में मुझे सफलता दिला सकता है। धीरे धीरे वातावरण सहज होता गया और सब लोग बातचीत में रम गए। हालांकि चर्चा का केंद्र मुख्यतः विराज और स्नेहा ही बने रहे। वे विषय उठाते और बातचीत को आगे बढ़ाते। विक्रम और तोमर बीच बीच में रुचिकर बातों पर अपनी राय देते, जबकि नितिन और साक्षी अपेक्षाकृत शांत रहे और केवल पूछे जाने पर ही बोलते। बातचीत के दौरान सभी ने अपने पिछले 3 वर्षों के अनुभव साझा किए। इससे विक्रम को सभी की वर्तमान स्थिति का अच्छा अनुमान हो गया। विराज 3 वर्ष पहले ही चिशोधन के तृतीय स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि वह थंडरफॉल मार्क्विस का पुत्र था, लेकिन साधना संसाधन उसे असीमित मात्रा में नहीं मिलते थे। अधिकांश संसाधन उसे स्वयं जुटाने पड़ते थे। इसी कारण 3 वर्षों बाद भी वह केवल तृतीय स्तर की चरम अवस्था पर था और अभी तक चौथे स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया था। ये जानकर विक्रम को एहसास हुआ कि तृतीय स्तर से चतुर्थ स्तर तक का अवरोध उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। स्नेहा की स्थिति सबसे अलग थी। नीला बादल संप्रदाय में प्रवेश करते ही उसकी चतुर्थ श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों ने वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसे सीधे आंतरिक शिष्या बना लिया गया था। आज उसकी साधना चिशोधन के चतुर्थ स्तर तक पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर तोमर और साक्षी की आध्यात्मिक जदें साधारण थीं, इसलिए वे केवल बाहरी शिष्य बन सके। आंतरिक शिष्यों को केवल साधना पर ध्यान देना होता था, लेकिन बाहरी शिष्यों को साधना के साथ साथ कोई विशेष कौशल भी सीखना पड़ता था। संप्रदाय में कार्य विभाजन अत्यंत स्पष्ट था। कुछ युद्ध में विशेषज्ञ थे, कुछ गठन कला में, कुछ रसायन निर्माण, शस्त्र निर्माण और ताबीज निर्माण में, जबकि कुछ आध्यात्मिक खेतों और औषधीय वनस्पतियों की देखभाल करते थे। असाधारण प्रतिभाओं को केवल साधना करनी होती थी, लेकिन सामान्य प्रतिभा वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। लोहार परिवार से आने वाले तोमर ने शस्त्र निर्माण का मार्ग चुना। इस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा अच्छी थी और वह इस समय एक शस्त्र निर्माण गुरु का शिष्य था। उसकी साधना चिशोधन के द्वितीय स्तर की चरम अवस्था पर थी। साक्षी ने औषधि निर्माण का मार्ग चुना था। वह भी अभी प्रशिक्षु स्तर पर थी। हालांकि उसकी साधना तोमर से थोड़ी आगे थी और वह चिशोधन के तृतीय स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। सभी की बातें सुनने के बाद विक्रम को महसूस हुआ कि अमर संप्रदाय के शिष्यों और उसके बीच का अंतर उतना विशाल नहीं था जितना वह पहले सोचता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि यह केवल शुरुआत है। समय बीतने के साथ यह अंतर और अधिक बढ़ता जाएगा। अचानक तोमर मुस्कुराया और बोला, भाई विक्रम वास्तव में नीला बादल संप्रदाय की हृदय परीक्षा मंच परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के योग्य थे। सच ही कहा जाता है, सोना जहां भी जाए चमकता ही है। ये सुनकर सभी चौंक गए। क्या भाई विक्रम उस परीक्षा में प्रथम आए थे? विराज ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, तोमर ने सिर हिलाया। शस्त्र निर्माण का प्रशिक्षु बनने के बाद मेरी मुलाकात उस समय परीक्षा लेने वाले एक वरिष्ठ शिष्य से हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि विक्रम को संप्रदाय में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने विक्रम को तुरंत पहचान लिया और कहा कि यदि उनकी 9 आध्यात्मिक जड़ों वाली निम्न प्रतिभा और अधिक आयु न होती, तो केवल हृदय परीक्षा मंच में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से नीला बादल संप्रदाय में प्रवेश मिल जाता। तोमर के स्वर में खेद झलक रहा था। वास्तव में अफसोस की बात है। नितिन भी धीरे से बोला।
बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी दृष्टि में विक्रम की वर्तमान उपलब्धियां अद्भुत थीं, लेकिन फिर भी अमर संप्रदाय का शिष्य बनना उससे अधिक गौरवपूर्ण माना जाता था। किंतु विक्रम केवल मुस्कुरा दिया। मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा वर्तमान जीवन काफी अच्छा है। यदि वह नीला बादल संप्रदाय में शामिल हो जाता तो विवाह और संतान उत्पन्न करने से पहले उसे कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। उस स्थिति में उसका सिस्टम लगभग बेकार हो जाता। इसलिए उसके लिए वर्तमान मार्ग कहीं अधिक उपयुक्त था। भाई विक्रम सही कह रहे हैं। विराज तुरंत मुस्कुराया। प्रतिभा जहां भी जाएगी चमकेगी ही। इसके बाद वातावरण फिर हल्का हो गया और सभी ने भोजन, चाय और बातचीत का आनंद लेना जारी रखा। हालांकि इस सभा का केंद्र मूलतः स्नेहा होनी चाहिए थी, लेकिन 3 वर्ष पहले सबसे कमजोर स्थिति में रहने वाला विक्रम आज अनजाने में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति बन गया था। अगले दिन विराज सभी को थंडरफॉल काउंटी के दर्शनीय स्थलों की सैर कराने ले गया। उसके बाद चाहों ने 10 वर्षों बाद पुनः मिलने का वचन लिया और एक दूसरे से विदा हो गए। स्नेहा, साक्षी और तोमर अपने अपने परिवारों से मिलने घर लौटने वाले थे। विक्रम और नितिन भी इसी उद्देश्य से आए थे। हालांकि विक्रम तुरंत वापस जाने की जल्दी में नहीं था। उसने नितिन को पहले जाने दिया और निश्चय किया कि बाद में वह स्वयं क्रिम्सन वेल गैंग जाकर उससे मिलेगा। इस यात्रा का एक और उद्देश्य भी था। वह अपने पास संचित ताबीजों को बेचकर कुछ धन अर्जित करना चाहता था और उच्च गुणवत्ता वाले ताबीजों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदना चाहता था। इस विषय में उसने पहले ही विराज से आसपास के अमर साधक बाजारों के बारे में पूछ लिया था। विराज ने बताया कि लौकिक संसार में नियमित साधक बाजार लगभग नहीं होते। केवल कुछ भटकते साधकों के छोटे छोटे जमावड़े मौजूद थे, जहां समय समय पर व्यापारिक सभाएं आयोजित की जाती थीं। उसने वादा किया कि कुछ दिनों के भीतर वह उन स्थानों की जानकारी जुटाकर विक्रम को देगा। कुछ ही दिनों बाद थंडरफॉल टॉवर। भाई विक्रम, मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। थंडरफॉल काउंटी से लगभग 300 मील दूर वर्षा पर्वत पर घूमंतु साधकों का एक जमावड़ा होता है। वहां इस समय एक व्यापारिक सभा चल रही है, जो अभी 5-6 दिन और चलेगी। यदि तुम्हारी उसमें रुचि हो तो ये संदेश ताबीज लेकर वर्षा पर्वत चले जाना। वहां कोई व्यक्ति गठन फॉर्मेशन खोलकर तुम्हें भीतर प्रवेश करा देगा। विराज ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। बोलते समय उसने अपनी आस्तीन से एक भूरे रंग का ताबीज निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विराज। इसे प्राप्त करने में तुम्हें काफी परिश्रम करना पड़ा होगा। ये मेरे द्वारा बनाए गए 3 प्रथम स्तर निम्न श्रेणी के ताबीज हैं। इन्हें मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार समझो। ये कहते हुए विक्रम ने 3 ताबीज विराज की ओर बढ़ा दिए। ये संदेश ताबीज स्वयं कोई विशेष मूल्यवान वस्तु नहीं था, किंतु दूसरी ओर विराज ने उसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया था। केवल इसी कारण से वह उसका आभारी था। और जहां तक उपकारों के आदान प्रदान की बात थी, विक्रम कभी किसी को नुकसान नहीं होने देता था। इसके अतिरिक्त विराज की नश्वर संसार में अच्छी प्रतिष्ठा और प्रभाव था। ऐसे व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाए रखना सदैव लाभदायक होता है। कौन जानता है, भविष्य में जब उसके बच्चे सांसारिक जगत में बस जाएं, तब शायद उसे विराज की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। तीनों ताबीज देखकर विराज की आंखों में हल्की ईर्ष्या की चमक उभरी, किंतु उसने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, भाई विक्रम, तुम अत्यधिक विनम्र हो। वास्तव में इसमें मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। भाई विराज, यदि तुम इतने औपचारिक बनोगे तो भविष्य में मैं तुमसे सहायता मांगने का साहस कैसे करूंगा। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला और ताबीज उसकी ओर बढ़ा दिए। यदि ऐसी बात है तो मैं इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। विराज ने भी अधिक दिखावा नहीं किया और ताबीज ले लिए। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाई विक्रम, थंडरफॉल काउंटी में मेरे कुछ अच्छे संबंध हैं। भविष्य में यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे याद करना। अब जबकि विक्रम एक ताबीज गुरु बन चुका था और इतना उदार भी था, विराज स्वाभाविक रूप से उससे अपने संबंध और प्रगाढ़ करना चाहता था। ठीक है, यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य तुम्हें कष्ट दूंगा। विक्रम ने भी हाथ जोड़कर उत्तर दिया। फिर विराज ने कुछ सोचकर कहा, हाँ भाई विक्रम, यदि तुम उस व्यापारिक सभा में जाओ तो सावधान रहना। ऐसे घूमंतु साधकों के जमावड़े अत्यंत मिश्रित होते हैं। वहां कोई शक्तिशाली वरिष्ठ साधक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं होता। अकेले साधकों को निशाना बनाना वहां सामान्य बात है। और यदि तुम्हारे पास बेचने के लिए बहुत अधिक ताबीज नहीं है तो मैं थंडरफॉल मार्क्वेस हवेली की ओर से उन्हें खरीद सकता हूँ। विराज ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया था कि विक्रम के पास काफी मात्रा में ताबीज होंगे और वह उन्हें बेचने का इरादा रखता है। नश्वर संसार के अनेक बड़े कुल और प्रतिष्ठित परिवार साधना जगत से परिचित थे और थंडरफॉल मार्क्वेस हवेली भी उनमें से एक थी। यद्यपि उनके साधक केवल क्यूई शोधन स्तर पर थे, फिर भी ताबीजों की मांग सदैव बनी रहती थी। विराज का उद्देश्य केवल ताबीज खरीदना नहीं था, वह विक्रम के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता था। वर्तमान में विक्रम प्रथम स्तर का निम्न श्रेणी ताबीज गुरु था, लेकिन भविष्य में उसके द्वितीय स्तर तक पहुंचने की संभावना थी।
यदि वह प्रथम स्तर उच्च श्रेणी के ताबीज बनाने लगे तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। ऐसे व्यक्ति से अच्छे संबंध रखना अत्यंत लाभदायक था। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद भाई विराज। मैं सावधानी रखूंगा। मेरे पास बहुत अधिक ताबीज नहीं हैं। अधिकांश तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो मैं कुछ ताबीज तुम्हें रियायती मूल्य पर दे सकता हूँ। विक्रम मुस्कुराया और अपनी आस्तीन से 10 प्रथम स्तर निम्न श्रेणी के ताबीज निकालकर सामने रख दिए। वास्तव में जब उसने पहली बार मौर्य परिवार के सामने अपनी ताबीज निर्माण प्रतिभा प्रदर्शित की थी, तब तक उसके पास लगभग 500 ताबीज जमा हो चुके थे, और पिछले 6 महीनों में परिवार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों से उसने 500 और बना लिए थे। अर्थात इस समय उसके पास लगभग 1000 ताबीज थे। ये संख्या वास्तव में चौंका देने वाली थी। इनमें से लगभग आधे निम्न श्रेणी के और शेष मध्यम श्रेणी के थे। यदि उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों में बदला जाए तो उनकी कीमत 2 से 3000 आध्यात्मिक पत्थरों के बीच होती। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी बात किसी को नहीं बता सकता था। यदि विराज खरीदना चाहता था तो कुछ ताबीज कम दाम पर बेचने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह जानता था कि लगभग 1000 ताबीजों को एक ही घूमंतु साधक व्यापार सभा में बेचना असंभव था, और सच कहें तो वह ऐसा करने का साहस भी नहीं करता था। ये कैसे हो सकता है? मूल्य तो बाजार के अनुसार ही होगा, विराज ने तुरंत कहा। वह शुरुआत से ही छोटे लाभ के लिए लालची बनने वाला व्यक्ति नहीं था। भाई विराज, पहले इन्हें देख लो कि तुम्हारे काम के हैं या नहीं। विक्रम ने ताबीज उसकी ओर बढ़ा दिए। अरे भाई विक्रम, तो उपचार ताबीज भी बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि तुम शीघ्र ही मध्यम श्रेणी के ताबीज गुरु बन जाओगे। एक ताबीज देखकर विराज आश्चर्य से बोल उठा। भले ही वह ताबीज निर्माण नहीं जानता था, लेकिन उनकी कीमतों से परिचित था। सामान्य निम्न श्रेणी प्रथम स्तर ताबीज की कीमत 1 से 2 आध्यात्मिक पत्थरों के बीच होती थी, किंतु उपचार ताबीजों का निर्माण कठिन होने के कारण उनका मूल्य अधिक था। बस कुछ ही सफलतापूर्वक बना पाया हूँ। विक्रम ने विनम्रता से हाथ हिलाया। जब उसने धन कमाने के विषय में सोचना प्रारंभ किया था, तब से वह अपेक्षाकृत कठिन ताबीजों का अभ्यास करता आया था। मैं ये सभी ताबीज खरीद लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर नहीं हैं। मुझे पहले अपने पिता से कुछ प्राप्त करने होंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ लेन देन कर पाऊंगा। विराज ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। यद्यपि वह थंडरफॉल के मार्क्विस का पुत्र था, फिर भी उसके पास बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे। साधना के लिए नियमित रूप से उन्हें खर्च करना पड़ता था। कोई जल्दी नहीं है। भाई विराज, तुम पहले ये ताबीज रख लो। मैं वर्षा पर्वत की व्यापार सभा में जाने वाला हूँ और रास्ते में अपने घर भी हो आऊंगा। मेरे आध्यात्मिक घोड़े को कुछ समय के लिए तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, लौट कर ले जाऊंगा। विक्रम ने सहज भाव से कहा। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि विराज इन ताबीजों को लेकर मुकर जाएगा। यदि ऐसा हुआ भी तो वह इसे किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव जानने की कीमत मानेगा। धन्यवाद भाई विक्रम, निश्चिंत रहो, मैं उस आध्यात्मिक घोड़े की पूरी देखभाल करूंगा। विराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। इन ताबीजों को लेकर वह मन ही मन प्रसन्न था। इससे उसके पिता को यह विश्वास दिलाना और आसान हो जाएगा कि उसका संबंध ताबीज गुरु विक्रम से अत्यंत घनिष्ठ है। ठीक है भाई विराज, विक्रम ने सिर हिलाया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार होकर निर्वाण प्रांत स्थित वर्षा पर्वत की ओर रवाना हो गया। उसके पास कोई पशु थैला नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि आध्यात्मिक घोड़े को वर्षा पर्वत के भीतर ले जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। इस अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने साधारण घोड़े पर यात्रा करने का निर्णय लिया। वैसे भी अब वह एक साधक था। साधारण घोड़े की सवारी करना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। अगली सुबह हल्की ठंडक भरी भोर में विक्रम थंडरफॉल काउंटी से निकलकर वर्षा पर्वत पहुंच गया। पहले उसने पर्वत के नीचे स्थित एक किसान परिवार के यहाँ अपना घोड़ा छोड़ दिया, फिर अकेले पर्वत पर चलने लगा। जब वह एक निर्जन स्थान पर पहुंचा तो उसने अपने भंडारण थैले से पहले से खरीदा हुआ मानव त्वचा मुखौटा निकाला और पहन लिया। क्षण भर में उसका सुंदर चेहरा बदलकर एक पीले, साधारण और कुछ सुस्त दिखने वाले युवक का चेहरा बन गया। इसके बाद उसने एक विशाल काला चोगा और हुड पहन लिया। हुड ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। न चेहरा दिखाई देता था, न बाल, न ही कोई विशेष पहचान। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद विक्रम आगे बढ़ा और वर्षा पर्वत की उत्तरी ढलान पर पहुंच गया। गांव वालों के अनुसार ये ढलान पूरे वर्ष घने सफेद कोहरे से ढकी रहती थी, किंतु अपनी आध्यात्मिक नेत्र तकनीक से देखने पर विक्रम को कोहरे के भीतर हल्की आध्यात्मिक तरंगें दिखाई दी। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई गठन फॉर्मेशन है। यही स्थान होना चाहिए, उसने सामने फैले कोहरे को देखते हुए मन ही मन कहा। फिर उसने विराज द्वारा दिया गया संदेश ताबीज निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। क्षण भर में ताबीज उसके हाथ से उठकर कोहरे के भीतर विलीन हो गया। विक्रम शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगा। लगभग एक प्याला चाय पीने जितना समय बीतने के बाद उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे हटने लगा।
कोहरे के पीछे एक संकरा पर्वतीय मार्ग प्रकट हुआ, जो दूर तक अंतहीन फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ क्षण निरीक्षण करने के बाद विक्रम ने गहरी सांस ली और उस मार्ग पर कदम रख दिया। विक्रम पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। सामने का दृश्य अनंत प्रतीत हो रहा था, मानो उसका कोई अंत ही न हो। लेकिन लगभग 100 मीटर चलने के बाद ही ऐसा लगा जैसे उसने किसी झील सी सीमा को पार कर लिया हो और उसके सामने का पूरा दृश्य अचानक बदल गया। वह दृश्य एक ऐसी घाटी में परिवर्तित हो गया जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई थी, जहां हर तरफ हरी भरी वनस्पतियां और विविध पुष्प खिले हुए थे। उसके पीछे, जहां से वह अभी प्रवेश कर चुका था, वहां का मार्ग घने कोहरे से पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था। ये घाटी बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग 30 से 40 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई थी। चारों दिशाओं में प्राचीन शैली की इमारतें और मंडप खड़े थे, जो इसे एकांत और स्वर्गिक भूमि जैसा स्वरूप दे रहे थे। घाटी के केंद्रीय क्षेत्र में अनेक लोग व्यवस्थित रूप से छोटी छोटी दुकानें और अस्थायी स्टॉल लगा रहे थे, मानो सामान्य जनजीवन के बाजार हों, जहां भीड़ भाड़ और हलचल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये दृश्य देखकर विक्रम को अचानक अपने पिछले जीवन के ग्रामीण मेलों और खुले किसान बाजारों की याद आ गई। यदि उसे पहले से यह ज्ञात न होता कि यह रॉक कल्टिवेटर्स की सभा है, जहां अधिकांश साधक अमर मार्ग के साधक हैं, तो कोई भी इसे साधारण सांसारिक बाजार ही समझ लेता। इस घाटी के नीचे संभवतः एक स्पिरिट वेंट मौजूद होना चाहिए, विक्रम ने मन ही मन सोचा। लेकिन ये केवल निम्न स्तरीय स्पिरिट वेंट प्रतीत होती है। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अरावली माउंटेन स्थित अरावली गांव की तुलना में कहीं कमजोर है। विक्रम ये सोचते हुए आगे बढ़ा और उस केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ के साधक भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों में थे। कुछ विद्वान जैसे, कुछ भिक्षु, कुछ ताओवादी साधक और कुछ योद्धा जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ के पास लंबी तलवारें और विशाल खंजर थे, तो कुछ विशाल कद्दू जैसे पात्र और आत्मिक पशु साथ लिए हुए थे। वहीं कई लोग विक्रम की तरह ही काले लबादों में स्वयं को ढके हुए थे। उच्च स्तरीय उपचार औषधियां, मार्शल डाउ गोलियां सस्ते दामों में। 100 वर्ष पुरानी जिनसिंग, 100 वर्ष पुरानी पॉलीगोनम केवल एक स्पिरिट स्टोन में। ड्रैगन टैंडन, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ले जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई विरासत तकनीक, 9 रिवोल्यूशंस गोल्डन बॉडी स्क्रिप्चर, केवल 10 स्पिरिट स्टोन्स। गुप्त क्षेत्र की प्राचीन खोजें, दुर्लभ खजानों से भरी हुई, देखते जाए, चूक मत जाए। चारों ओर स्टॉलों पर हलचल मची हुई थी। लोग जोर जोर से अपनी वस्तुएं बेचने के लिए पुकार रहे थे, जिससे पूरा वातावरण अत्यंत शोरगुल से भर गया था। ये दृश्य देखकर विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि उसने देखा कि कुछ स्टॉलों पर तो साधारण बर्तन, कटोरे, खाना, मांस, मछली, फल और सब्जियां तक बिक रही थीं। ये स्पष्ट था कि रॉक कल्टिवेटर्स की यह सभा उसकी कल्पना से भी अधिक निम्न स्तर की थी। या फिर यही इस साधना संसार के सबसे निचले स्तर के जीवन की वास्तविक तस्वीर थी, जहां साधक भी सामान्य मनुष्यों की तरह संघर्ष कर रहे थे। अंतर केवल इतना था कि एक सांसारिक दुनिया में था और दूसरा साधना की दुनिया में। उदाहरण के लिए, अरावली मौर्य परिवार भले ही अपेक्षाकृत गरीब था, फिर भी उनके पास एक स्थापित पूर्वज था जो उनकी रक्षा करता था, और उनके पास अपनी एक आध्यात्मिक शिरा वाली आशीषित भूमि थी। कुछ देर घूमने के बाद विक्रम को इस व्यापार मेले की पूरी स्थिति समझ में आ गई। यहाँ बिकने वाली वस्तुएं विविध थीं, लेकिन अधिकांश या तो सस्ती थीं या नकली माल जैसी प्रतीत होती थीं। केवल बहुत कम वस्तुएं ही वास्तव में साधकों के उपयोग की थीं। चारों ओर कुछ पक्की दुकानें भी थीं, जहां अपेक्षाकृत अधिक उच्च स्तरीय और व्यवस्थित वस्तुएं बिक रही थीं। इस रॉक कल्टिवेटर सभा के आकार को देखते हुए विक्रम के पास मौजूद लगभग 1000 ताबीजों को यहां बेचना संभव नहीं था। यदि उसने ऐसा किया तो वर्षा माउंटेन से बाहर निकलना कठिन हो सकता था। लेकिन कुछ ताबीज बेचना कोई समस्या नहीं थी। शीघ्र ही विक्रम ने एक खाली स्थान चुना और अपने स्टोरेज बैग से ताबीजों का एक मोटा ढेर निकालकर सामने रख दिया। उसने एक लकड़ी के बोर्ड पर लिख दिया, प्रथम स्तरीय निम्न ग्रेड ताबीज, 1-2 स्पिरिट स्टोन प्रति, 5 खरीदो तो 1 मुफ्त। अपने निरीक्षण के आधार पर उसने देखा था कि यहाँ प्रथम स्तरीय मध्यम ग्रेड ताबीज बहुत कम दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने उन्हें प्रदर्शित नहीं किया ताकि अनावश्यक ध्यान न आकर्षित हो। कुछ ही देर में एक साधक आया और बोला, इस 5 खरीदो 1 मुफ्त में क्या मुफ्त मिलने वाला ताबीज मैं चुन सकता हूँ? विक्रम ने काले लबादे के भीतर से गहरी और भारी आवाज में कहा, यदि आप 2 स्पिरिट स्टोन वाले 5 ताबीज खरीदते हैं तो चयन स्वतंत्र है, अन्यथा केवल एक स्पिरिट स्टोन वाले ताबीजों में से ही चुन सकते हैं। ठीक है। उस साधक ने तुरंत 6 ताबीज चुनकर 10 स्पिरिट स्टोन दे दिए। पहले ही सौदे के बाद ही एक के बाद एक लोग आने लगे। ताबीज साधकों के बीच काफी लोकप्रिय थे और लगभग हर कोई आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ साथ रखता था। विक्रम के ताबीजों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से उच्च थी, जिससे बिक्री तेजी से बनने लगी। 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय में उसके लगभग 100 ताबीज बिक गए और कुल मिलाकर उसे 133 स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। विक्रम मन ही मन संतुष्ट हो गया। उसने सोचा, ये कला वास्तव में कमाई का सबसे स्थिर साधन है।
इसके बाद उसने कुछ भी और बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद उसने अपनी कमाई के स्पिरिट स्टोन लेकर दुकानों का रुख किया और उच्च स्तरीय ताबीज, कागज और स्याही खरीदी। साथ ही कुछ साधना ग्रंथ, आत्मिक सामग्री और साधारण औषधियां भी ले लीं। उसकी लगभग पूरी कमाई समाप्त हो गई, लेकिन उसने ये जोखिम लिया क्योंकि उसे आगे और भी शक्तिशाली ताबीज बनाने थे। कुछ समय बाद वह वहां से निकल गया और सावधानीपूर्वक पहाड़ से नीचे उतर आया। लेकिन उसके जाते ही 3 आकृतियां धीरे धीरे उस स्थान से बाहर निकलीं। उसके ताबीज अत्यंत उत्कृष्ट हैं, स्पष्ट है कि वह एक उच्च स्तरीय ताबीज मास्टर है, उनमें से एक ने कहा। और वह केवल तीसरे स्तर के क्यूई रिफाइनमेंट पर है। ऐसी जगह अकेले व्यापार करना, उस पर अवश्य ही कुछ मूल्यवान वस्तुएं होंगी। तीनों की आंखों में लालच और क्रूरता चमक उठी और वे तुरंत हवा में उड़ते हुए विक्रम के पीछे दौड़ पड़े। विक्रम लाइट बॉडी ताबीज के आशीर्वाद के तहत बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति ऐसी थी मानो वह चल नहीं रहा हो, बल्कि हवा पर उड़ रहा हो। वह जैसे ही वर्षा माउंटेन की आधी ऊंचाई तक पहुंचा, अचानक पीछे से उसे हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। 3 आकृतियां सिर पर बांस की टोपी पहने हुए हवा की रफ्तार से नीचे की ओर तेजी से उतर रही थीं। उनकी गति देखकर ही विक्रम का दिल एक पल को धक से रह गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या मैं निशाना बनाया जा चुका हूं? यही उसका पहला विचार था। आखिर यह संयोग कैसे हो सकता है? जब वह ऊपर आया था तब उसे कोई नहीं मिला था, लेकिन अब जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, 3 लोग एक साथ इतनी तेजी से नीचे भागते हुए दिखाई दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही वे तीनों बांस की टोपी पहने हुए थे, उनके चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, फिर भी विक्रम को धुंधली सी याद आई कि उनमें से एक पीले रंग का वस्त्र पहने था और उसका शरीर गठीला था। ऐसा लग रहा था कि यही व्यक्ति पहले उससे ताबीज खरीद चुका है। इस क्षण विक्रम लगभग 60 से 70% तक निश्चित हो चुका था कि ये तीनों उसी के पीछे आए हैं। धिक्कार है, मैंने इतनी सावधानी बरती थी, सिर्फ कुछ ही ताबीज बेचने निकला था, फिर भी ध्यान आकर्षित हो गया। विक्रम ने मंद स्वर में बुदबुदाया, उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने अधिक सोचे बिना तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक मध्यम स्तरीय वायु ताबीज निकाला और उसे आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय कर दिया। क्षण भर में उसके चारों ओर नीली हवा का एक घेरा बन गया। हवा उसके पैरों के नीचे घूमने लगी और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। वह तेज आंधी की तरह आगे बढ़ा, उसकी काली चादर जोर जोर से फफडाने लगी, उसकी टोपी हवा में उड़कर लगभग गिर ही गई और उसका चेहरा ठंडी हवा से जलने लगा। पीछे से पीछा करते हुए तीनों लोगों की आंखें चमक उठीं। वायु यात्रा ताबीज, ये लड़का तो मध्य स्तर का ताबीज भी रखता है। इतने ताबीज बेचने में सक्षम है, निश्चित ही एक बड़ा शिकार है। उनके चेहरों पर लालच साफ झलकने लगा और वे और तेजी से उसका पीछा करने लगे। उनकी नजरों में विक्रम अब एक बेबस शिकार था। लेकिन कुछ ही देर बाद विक्रम ने महसूस किया कि पीछे आने वाले तीनों की गति और भी बढ़ गई थी। वे न केवल पीछे नहीं रह रहे थे, बल्कि धीरे धीरे उसके और करीब आ रहे थे। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। अब उसे बिना सोचे समझे ये समझ आ गया था कि ये तीनों उससे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, कम से कम 6ठे या 7वें स्तर के ची रिफाइनमेंट साधक, या उससे भी ऊंचे। अगर मैं भाग नहीं सकता तो लड़ना ही होगा। विक्रम की आंखों में कठोरता की चमक आ गई। उसने तुरंत स्टोरेज बैग में हाथ डालकर लगभग 10 से 20 ताबीजों का एक गुच्छा निकाल लिया और अपने हाथ में गोल्डन ब्रिक ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया। भागते भागते ही वह बार बार पीछे देख रहा था। पीछे से आवाजें गूंज रही थीं। मित्र, रुक जाए। मित्र, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? हम तो बस दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ, हम सिर्फ दोस्त बनना चाहते हैं। विक्रम के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। दोस्ती? अच्छा, मुझे भी दोस्ती करना बेहद पसंद है। ये कहते ही वह अचानक रुक गया और शांत दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। जैसे ही तीनों उसकी हमले की सीमा में आए, विक्रम ने अपने हाथ में मौजूद सभी ताबीज एक साथ सक्रिय कर दिए। क्षण भर में आकाश चमक उठा। कुछ ताबीजों ने उसके चारों ओर सुनहरी ढाल, जल पर्दा और बेलों की रक्षा रेखाएं बना दी, और बाकी ताबीजों से आग के गोले, जल गोलक, तीखे तीर और चंद्रमा जैसी धारदार ऊर्जा निकलकर तीनों की ओर टूट पड़े। नहीं, सावधान, इसके पास इतने ताबीज हैं। तीनों चौंक गए। वे बिल्कुल तैयार नहीं थे ऐसे अचानक हमले के लिए। वे सभी 6ठे या 7वें स्तर के ची रिफाइनमेंट साधक थे, लेकिन इतनी भारी ताबीज वर्षा का सामना करना आसान नहीं था। फिर भी वे अनुभवी थे, अगर वे कमजोर होते तो लूटने निकलते ही नहीं। उनमें से छोटे कद वाले ने तुरंत कुछ ताबीज निकाले और जमीन पर हाथ मारते हुए मंत्र सक्रिय किया। अर्थवॉल टेक्निक। जमीन से एक मोटी मिट्टी की दीवार उठी और हमले को रोकने लगी। बूम बूम बूम, लेकिन ताबीजों की प्रचंड शक्ति के आगे वह दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। तभी लंबा और दुबला व्यक्ति आगे आया और उसने एक काले रंग की ढाल निकाल ली। ढाल हवा में फैलकर घूमने लगी और काली ऊर्जा छोड़ते हुए हमलों को रोकने लगी। तीसरे व्यक्ति, पीले वस्त्र वाला मोटा आदमी, ने एक उड़ता हुआ चाकू निकाला जो सफेद रेखा बनकर विक्रम की ओर तेजी से बढ़ा।
इसी क्षण विक्रम के हाथ में पका हुआ गोल्डन ब्रिक ताबीज अचानक चमक उठा। एक विशाल सुनहरी ईंट हवा में फैलने लगी और उसका आकार लगातार बढ़ता गया। उससे निकलने वाली शक्ति ने हवा को ही भारी कर दिया। तीनों की आंखें डर से फैल गईं। आर्टिफैक्ट! पीले वस्त्र वाला व्यक्ति चीख उठा। क्या आर्टिफैक्ट? अगले ही पल सुनहरी ईंट का दबाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा मानो उनके ऊपर पहाड़ रख दिया गया हो। उनके शरीर कांपने लगे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति रुक गई और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। नहीं, नहीं, हमें छोड़ दो, कृपा करो, हम गलत थे, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरा बच्चा छोटा है। उनकी चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी ईंट एक पहाड़ की तरह नीचे गिरी। धाम! एक भयानक धमाका हुआ और पूरी वर्षा माउंटेन तक हिल उठी। क्या वे मर गए? विक्रम का दिल एक पल को धक से रह गया जब गोल्डन ब्रिक ताबीज नीचे गिरा। वह उसी जगह को घूरता रहा जहां वह विशाल स्वर्ण ईंट अब एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ी थी। उस एक प्रहार के नीचे तीनों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी सभी रक्षात्मक जादुई तकनीकें और काले ढाल वाले आर्टिफैक्ट्स उस गोल्डन ब्रिक के प्रभाव में मानो हवा में ही विलीन हो गए थे। कुछ क्षणों की सुन्नता के बाद, जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे मर चुके हैं, तब विक्रम का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह हाँफने लगा। यद्यपि ताबीज अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लेते थे, लेकिन मानसिक ऊर्जा का भारी व्यय करते थे। लगभग 20 ताबीजों को एक साथ सक्रिय करना उसके लिए बेहद थकाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास मौजूद ट्रेजर ताबीज गोल्डन ब्रिक को सक्रिय करने में उसकी आधी से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। एक विचार के साथ विक्रम ने ताबीज को वापस बुला लिया। विशाल स्वर्ण ईंट की चमक तुरंत फीकी पड़ी और वह अपने मूल रूप में लौटकर फिर से एक ताबीज बन गई, जो उठकर उसके हाथ में आ गिरी। जहां वह गोल्डन ब्रिक गिरी थी, वहां 10 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन चुका था। क्षण भर में ही तीनों डाकू मांस के कीचड़ में बदल चुके थे। उनका काला ढाल वाला आर्टिफैक्ट भी उस प्रहार से पूरी तरह टूटकर विकृत होकर लोहे के टुकड़े में बदल गया था। क्या ये ट्रेजर ताबीज की शक्ति है? ये तो भयानक है। मैं अभी केवल ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हूं और इसकी पूरी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा हूं। अगर मैं बाद के ची रिफाइनिंग स्तरों पर या फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट चरण में होता, तो इसकी पूरी ताकत और भी अधिक डरावनी होती। विक्रम ने उस विशाल गड्ढे में पड़े मांस के अवशेषों को देखते हुए सूखे होठों को जीभ से भिगोया और गहरे सदमे में आ गया। ये पहली बार था जब उसने किसी ट्रेजर ताबीज की असली शक्ति का अनुभव किया था। उसने पहले कई सामान्य ताबीज एक साथ फेंके थे, लेकिन तीनों ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन जैसे ही यह जादुई खजाना गोल्डन ब्रिक आया, उसने सब कुछ आसानी से कुचल दिया। अब उसने न केवल जादुई हथियारों की शक्ति देखी थी, बल्कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट चरण के एक प्रहार की झलक भी महसूस की थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके ची रिफाइनिंग तीसरे स्तर की शक्ति से सक्रिय ये ट्रेजर ताबीज लगभग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर के एक वार के बराबर था। अधिक सोचने की हिम्मत न करते हुए और डरते हुए कि कहीं शोर किसी का ध्यान आकर्षित न कर ले, विक्रम ने घृणा और उल्टी जैसी भावना को दबाते हुए गड्ढे में छलांग लगाई और तीनों के स्टोरेज पाउच निकाल लिए। शुद्धिकरण तकनीक से उसने उन थैलों को साफ किया और फिर फायर ताबीज से मांस और खून के सभी निशान जला दिए। पास पड़े टूटे हुए लोहे के ढाल और उड़ने वाले चाकू के आर्टिफैक्ट को उठाकर उसने खुद पर विंड कंट्रोल ताबीज का प्रयोग किया, गड्ढे से बाहर निकला और तेजी से वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद अपनी मूल पहचान पुनः प्राप्त कर विक्रम वर्षा माउंटेन से दूर निकल चुका था। लगभग 100 मील दूर पहुंचकर उसने तब रुककर विश्राम किया जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। अच्छा हुआ मैंने ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं की और सीधे ट्रेजर ताबीज इस्तेमाल कर लिया, वरना केवल निम्न और मध्यम स्तर के ताबीजों से उन तीनों को मारना लगभग असंभव था। ये कल्टिवेशन वर्ल्ड सच में बहुत खतरनाक है। वह एक झाड़ी में बैठकर सोचने लगा, भीतर ही भीतर राहत और भय दोनों महसूस कर रहा था। लगता है किसी गुट से जुड़ना ही सही रहेगा। भले ही मैं मौर्य फैमिली का आश्रित हूं, फिर भी कुछ सुरक्षा तो है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसने महसूस किया कि साधारण दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। ध्यान से ऊर्जा बहाल करना बहुत धीमा था। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और ध्यान लगाने लगा। काफी समय बाद वह चमकदार स्पिरिट स्टोन फीका पड़ गया। स्पिरिट स्टोन्स को मुद्रा की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भी। कुछ देर बाद विक्रम की ऊर्जा लगभग पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। उसने तीनों के स्टोरेज बैग खोले और लूट का सामान देखने लगा। अच्छा हुआ इनके पास स्टोरेज बैग थे, वरना बड़ा नुकसान होता। गिनती करने पर कुल 103 स्पिरिट स्टोन्स मिले। एक उड़ने वाली तलवार, एक घंटी जैसा आर्टिफैक्ट, 3 फास्टिंग पिल्स की बोतलें, एक येलो ड्रैगन पिल, एक क्लियर स्पिरिट पिल और 3 अज्ञात पिल्स की बोतलें, 15 निम्न स्तर के ताबीज, 6 मध्यम स्तर के ताबीज और एक उच्च स्तर का ताबीज, और कुछ किताबें व अन्य सामान। ये तलवार और घंटी जैसे आर्टिफैक्ट लगभग लो ग्रेड जादुई हथियार हैं। और यह ढाल तो पूरी तरह टूट चुका है, अब सिर्फ कबाड़ है।
इन तीनों स्टोरेज बैग की कीमत ही लगभग 150 स्पिरिट स्टोन्स होगी। पूरा मिलाकर यह सब लगभग 500 स्पिरिट स्टोन्स के आसपास बैठता है। विक्रम का मन काफी हल्का हो गया। सच में, हत्या और लूट सबसे तेज पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन उसके मन में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसके सिद्धांत और जोखिम दोनों उसे रोकते थे। उसने उड़ने वाली तलवार उठाई और ऑब्जेक्ट कंट्रोल टेक्निक से उसे चलाने की कोशिश की। स्विश! तलवार तुरंत एक चांदी की रोशनी बनकर बाहर निकल गई। वह पैडों को आसानी से काटती हुई निकल गई, जैसे मक्खन में चाकू। एक बड़े पत्थर को भी आसानी से भेद कर वापस उसके पास आ गई। ये सच में अद्भुत है। कुछ देर अनुभव करने के बाद वह आगे बढ़ा और क्रिम्सन वेल गैंग की ओर चल पड़ा, ताकि नितिन से मिल सके और फिर जल्द से जल्द अरावली माउंटेन लौट सके। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी, और उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह अब भी मौर्य फैमिली ही थी, जहां वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता था और आगे बढ़ सकता था। क्या वे मर चुके हैं? विक्रम का दिल एक पल को धक से रह गया, जैसे ही गोल्डन ब्रिक ताबीज नीचे गिरा। वह उस स्थान को घूरता रह गया जहां विशाल स्वर्ण ईंट एक छोटे पर्वत की तरह खड़ी थी। उस एक ही प्रहार के नीचे तीनों को चीखने तक का अवसर नहीं मिला। उनकी सभी रक्षात्मक जादुई तकनीकें और काले ढाल वाले आर्टिफैक्ट्स उस गोल्डन ब्रिक के दबाव में मानो क्षण भर में विलीन हो गए। कुछ क्षणों की स्तब्धता के बाद, जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वे मर चुके हैं, तब विक्रम का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। वह भारी सांसें लेने लगा। हालांकि ताबीज अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं लेते थे, लेकिन मानसिक ऊर्जा का भारी व्यय होता था। लगभग 20 ताबीजों को एक साथ सक्रिय करना उसके लिए अत्यंत थकाने वाला था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रेजर ताबीज गोल्डन ब्रिक को सक्रिय करने में उसकी आधे से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। एक विचार के साथ विक्रम ने ताबीज वापस बुला लिया। विशाल स्वर्ण ईंट की चमक तुरंत फीकी पड़ गई और वह अपने मूल रूप में लौटकर ताबीज बन गई, जो उठकर उसके हाथ में आ गई। जहां गोल्डन ब्रिक का प्रहार हुआ था, वहां दसियों मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन चुका था। क्षण भर में तीनों डाकू मांस के कीचड़ में बदल चुके थे। काला शील्ड आर्टिफैक्ट भी उस प्रहार में पूरी तरह टूटकर विकृत होकर लोहे के टुकड़े में बदल गया था। क्या यही ट्रेजर ताबीज की शक्ति है? ये तो सच में भयानक है। मैं अभी केवल ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हूं, इसलिए इसकी पूरी शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पा रहा हूं। अगर मैं आगे के ची रिफाइनिंग चरण या फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में होता, तो इसकी ताकत और भी भयावह होती। विक्रम ने उस गहरे गड्ढे में पड़े अवशेषों को देखते हुए सूखे होठों को जीभ से भिगोया और गहरे सदमे में आ गया। ये पहली बार था जब उसने किसी ट्रेजर ताबीज की असली शक्ति का अनुभव किया था। उसने पहले दर्जनों ताबीज एक साथ फेंके थे, लेकिन तीनों ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन जैसे ही यह जादुई खजाना गोल्डन ब्रिक आया, उसने सब कुछ कुचल दिया। अब उसने न केवल जादुई हथियारों की शक्ति देखी थी, बल्कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के एक प्रहार की झलक भी महसूस की थी। इसके बाद विक्रम ने बिना देर किए उल्टी जैसी भावना को दबाते हुए गड्ढे में छलांग लगाई और तीनों के स्टोरेज पाउच निकाल लिए। फिर शुद्धिकरण तकनीक से उन्हें साफ किया और फ्लेम ताबीज से सभी निशान जला दिए। टूटे हुए लोहे के ढाल और उड़ने वाले चाकू के आर्टिफैक्ट को उठाकर उसने विंड कंट्रोल ताबीज का उपयोग किया और तेजी से वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद अपनी मूल पहचान बहाल कर विक्रम वर्षा माउंटेन से दूर निकल चुका था। लगभग 100 मील दूर पहुंचकर वह तब रुका जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वह एक जंगल में बैठ गया और गहरी सांस ली। अच्छा हुआ कि मैंने ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं की। अगर केवल साधारण ताबीजों पर निर्भर रहता तो उन तीनों को मारना लगभग असंभव था। ये कल्टिवेशन वर्ल्ड सच में बेहद खतरनाक है। वह भीतर ही भीतर राहत और भय दोनों महसूस कर रहा था। लगता है किसी गुट से जुड़ना ही सही रहेगा। भले ही मैं मौर्य फैमिली का आश्रित हूं, फिर भी कम से कम सुरक्षा तो है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसने पाया कि बाहरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। ध्यान से ऊर्जा बहाल करना बेहद धीमा था। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और ध्यान शुरू किया। काफी समय बाद वह क्रिस्टल जैसा स्पिरिट स्टोन फीका पड़ गया। स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग मुद्रा और साधना दोनों के लिए होता था। कुछ देर बाद विक्रम की ऊर्जा लगभग पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। फिर उसने तीनों के स्टोरेज बैग खोले और लूट की जांच शुरू की। अच्छा हुआ इनके पास स्टोरेज बैग थे, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। गिनती करने पर कुल 103 स्पिरिट स्टोन्स मिले। एक उड़ने वाली तलवार, एक घंटी जैसा आर्टिफैक्ट, 3 फास्टिंग पिल्स, एक येलो ड्रैगन पिल, एक क्लियर स्पिरिट पिल और 3 अज्ञात पिल्स की बोतलें। 15 निम्न स्तर के ताबीज, 6 मध्यम स्तर के ताबीज और एक उच्च स्तर का ताबीज। कुछ किताबें और अन्य सामान भी थे। यह उड़ने वाली तलवार और घंटी जैसे आर्टिफैक्ट लो ग्रेड जादुई हथियार हैं। ढाल अब केवल कबाड़ रह गई है। तीनों स्टोरेज बैग की कीमत ही लगभग 150 स्पिरिट स्टोन्स होगी। कुल मिलाकर लगभग 500 स्पिरिट स्टोन्स का माल है। विक्रम का मन हल्का हो गया। सच में, हत्या और लूट सबसे तेज पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन वह ऐसा रास्ता अपनाने का इरादा नहीं रखता था। नैतिकता और जोखिम दोनों उसे रोकते थे।
इसके अलावा उसके पास सिस्टम था, इसलिए उसे ऐसे खतरनाक रास्तों की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसने उड़ने वाली तलवार उठाई और ऑब्जेक्ट कंट्रोल टेक्निक से उसे चलाने की कोशिश की। स्विश, तलवार तुरंत चांदी की रोशनी बनकर बाहर निकल गई। पेड़ मानो मक्खन की तरह करते चले गए। एक बड़े पत्थर को भेदकर वह वापस लौट आए। ये सच में अद्भुत है। थोड़ा अनुभव करने के बाद वह क्रिम्सन वेल गैंग की ओर चल पड़ा ताकि नितिन से मिल सके और फिर जल्द से जल्द अरावली माउंटेन लौट सके। क्रिम्सन वेल गैंग, जो रूई रीजन के तहत टियानशुई प्रीफेक्चर में स्थित था, अपने जल परिवहन व्यापार के कारण अत्यधिक समृद्ध बन चुका था। सनातन रिवर, जो टियानशुई प्रीफेक्चर से होकर पूरे रूई रीजन में बहती थी और मायापुरी कनाल से जुड़ी हुई थी, उसी का मुख्य आधार थी। उस दिन एक हरे वस्त्रों में सुसज्जित, लंबे कद काठी वाला, शांत और आत्मविश्वासी युवक टियानशुई सिटी पहुंचा। वह एक ऊंचे घोड़े को लेकर चल रहा था और उसकी बाहों में एक छोटा सा प्राणी था, जिसका फर गहरा काला था और माथे पर लाल रंग का लंबवत निशान था जो भेड़िए और कुत्ते जैसा प्रतीत होता था। शहर के द्वार पर खड़े कुछ लाल कपड़ों वाले बलिष्ठ पुरुषों ने उसे देखते ही पहचान लिया। क्या आप यंग मास्टर विक्रम हैं? हमारे युवा मास्टर नितिन ने हमें आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। 3 लोग आगे आए और सम्मानपूर्वक बोले, ओह, क्या तुम्हारा युवा मास्टर नितिन है? विक्रम ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, वही है, उन्होंने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद एक भव्य रथ लाया गया और विक्रम को उसमें बैठने का आग्रह किया गया। वह घोड़ा छोड़कर रथ में बैठ गया और अपनी बाहों में उस 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को संभाल लिया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और आधे घंटे बाद रुक गया। युवा मास्टर विक्रम, क्रिम्सन वेल गैंग आ गया है। वह बाहर निकला और सामने एक विशाल नदी दिखाई दी। नदी के बीचों बीच एक विशाल, लाल रंग का जहाज तैर रहा था, जो किसी वेल जैसा प्रतीत होता था। उस पर 9 मंजिला इमारत और लोहे की मोटी जंजीरें उसे किनारे से जोड़कर स्थिर रखे हुए थीं। जहाज के ऊपर एक लाल झंडा लहरा रहा था, जिस पर लिखा था क्रिम्सन वेल। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या यही क्रिम्सन वेल गैंग का मुख्यालय है?